हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 27 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर है वो था भील। दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए, तो इसका जो सही आंसर है वो था बुरहानपुर। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ताप्ती नदी के किनारे भी स्थित है और विद्युत करघा उद्योग का सबसे बड़ा जो हब है वो बुरहानपुर ही है। अब देखिए वैशाली परिहार, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया है। देखिए इस तरीके की जो जानकारी है वो जनरली लोगों के पास नहीं होती है। श्योपुर से 40 किलोमीटर दूर सीप, चंबल और बनास नदियों का जो संगम है वो मध्य प्रदेश का त्रिवेणी संगम कहलाता है। राजस्थान की जो सीमा है वहां पर यह स्थित है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, राजस्थान की सीमा पर स्थित है। और संगम के इस पार मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित लक्ष्मीकांत बलरामेश्वर महादेव का मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर सिंधिया शासकों के द्वारा बनाया गया डाक बंगला भी स्थित है। 12 फरवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अस्थि कलश भी यहाँ विसर्जित किया गया था, जो इसके महत्व को रेखांकित करता है। देखिए एक चीज है, महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं वो आपने पता होगा तिलवाड़ा घाट जो है आपका जबलपुर का, वहां पर भी विसर्जित करी गई थी जबलपुर में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एक्चुअल में क्या था, अस्थियों के छोटे छोटे से जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग जगह पर विसर्जित किया गया था। तो उनमें से मध्य प्रदेश का ये त्रिवेणी संगम भी एक उसमें से था। जनरली कोई भी ये जो जानकारी है, इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो ना तो किताबों में मिलती हैं ना ही कहीं मिलती हैं। दूसरा है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। इनका प्रतिशत कुल जनजाति संख्या में 39% है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भिल्ल से हुई। इस शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे आपको लिखना चाहिए। यह जनजाति धार, झाबू, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, गुना यहाँ पर निवास करती है। इसकी उपजातियों में भीली, भिलाला, बरेला, पटालिया, रथ्यास, उमड़ी आदि प्रमुख हैं। इनमें से एक और होता है, ये एक्चुअल में बेगास भी होती है। यह जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। ये थोड़ा सा ये सारी जो जनजातियां हैं ना, ये सारी जो उपजातियां हैं ये नहीं मानती हैं। ठीक है, भील नहीं इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है, भील में जो आपका उमड़ी जो जनजाति होती है वो इस्लाम धर्म को मानती है। और उमड़ी जनजाति की बात करें तो प्रमुख रूप से आपका जो गुना और शाजापुर है वहां पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लीजिए, सारी भील जनजाति जो है वो इस्लाम को नहीं मानती है। पिथौरा भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। तड़बी भील जो होते हैं उनको मुसलमान भील भी कहा जाता है। ठीक है, और एक और चीज हम बता दें आपको, इसमें जो इसको जो इनकी क्या कहना चाहिए, इसको इनका जो निवास स्थान होता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इनका जो निवास स्थान होता है भीलों का वो उसको फाल्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। और इनका जो घर होता है, घर को कहते हैं कू। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और भीलों में मुख्यतः जो आपके पितृसत्तात्मक परिवार जो हैं वो पाए जाते हैं, मतलब पिता की चलती घर में होती है। बुरहानपुर में केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला भी है। ठीक है, ऐसी हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं बुरहानपुर में। दूसरी चीज़, एक और चीज़ हम आपको बताएं, देखिए एक सबनूर खान का एक कमेंट आया है कि मोहित चौहान एंड चौहान पीपल के ही कमेंट्स क्यों आते हैं। भैया ऐसा है, देखिए क्या है कि ये लोग कमेंट अच्छे करते हैं इसलिए इनके कमेंट हम डिस्प्ले करते हैं। तो अब जैसे ये चीज़ आज की वीडियो में आप देख लीजिए, वैशाली परिहार का कमेंट है। ये इतनी जो जानकारी इस क्वेश्चन में दी गई है, इतनी जानकारी किसी ने भी नहीं दी, इवन मोहित ने भी नहीं दी। तो कमेंट उसका ही डिस्प्ले करते हैं जिसका कमेंट अच्छा लगता है। और अगर कोई कमेंट अच्छा करता है, उस पर मेहनत करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोहित की बात करें या मिली चौहान की बात करें या डैलिश चौहान की बात करें, तो भाई ये लोग मेहनत करते हैं उसको कमेंट को लिखने के लिए। ठीक है, तो वो मेहनत अलग दिखती है उसमें, इसलिए इस तरीके की चीज़ें ना सोचते हुए आप करें। सब लोग कमेंट करने की कोशिश करें, ये आपके लिए ही किया जा रहा है, आपको ही अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं और आपके लिए ही दी जा रही है और आपके थ्रू ही देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग जगह से जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें ना अपने दिमाग में रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? रानेह जलप्रपात, केन नदी, कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदा नदी, चचाई जलप्रपात, विहड़ नदी, पाताल पानी जलप्रपात, शिप्रा नदी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं। गाइस, ये कुछ कंटेंट है, अगर लेना चाहें ले सकते हैं, बहुत फायदे में आप रहने वाले हैं। इसके अलावा जेल प्रहरी के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। मध्य प्रदेश का करंट आउटलुक अर्धवार्षिकांक भी आ चुका है। ठीक है, अगर आप ये लेना चाहें ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जुलाई अगस्त का करंट अफेयर जल्द ही आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा बिजी चल रहा था अभी, बाकी जल्द ही उसको मैं कंप्लीट करके आपको देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, हाल ही में मानचित्रण की प्रक्रिया को सरल करने के लिए राज्य में राजस्व विभाग द्वारा किसके साथ MOU निष्पादित किया गया है? निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूटेड किया गया है, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मानचित्रण की जो प्रक्रिया है या सीमांकन की जो प्रक्रिया है, यानी कि किसके साथ? राजस्व विभाग के द्वारा ये MOU करा गया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ। ठीक है, तो राजस्व विभाग ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ MOU किया है, और सीमांकन की प्रक्रिया या मानचित्रण की जो प्रक्रिया है उसको सरल और शुद्ध करने के लिए ये आपका CORS, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन कोर्स। ठीक है, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, इस प्रणाली का उपयोग शुरू करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ MOU निष्पादित किया गया है। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो राजस्व विभाग जो है वो भूमि सीमांकन का कार्य ETS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन के द्वारा करता है। ठीक है, और अभी जो मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, उस मंत्री परिषद ने ETS मशीनों से सीमांकन करने में विभाग को अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करने के दृष्टिगत इसको मंजूरी दी है। मतलब काफी प्रॉब्लम्स उसमें थी, इसलिए ऐसा किया गया। और ये जो आपका CORS नेटवर्क है, इसके उपयोग से किसी भी मौसम में या किसी भी परिस्थिति में सीमांकन या मानचित्रण किया जा सकता है। साथ ही अगर खड़ी फसल भी है, यानी कि फसल हो रखी है, तो तब भी यह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये राजस्व विभाग कर रहा है, यानी कि भूमि का सीमांकन यहाँ पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय सड़क निधि से कितने करोड़ रुपए के कार्यों के लिए सहमति प्रदान की है? यानी मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के कार्यों के लिए सहमति प्रदान करी है? तो ये करीब 700 करोड़ के कार्य जो हैं वो केंद्रीय सड़क निधि के थ्रू करे जाएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी हुई हैं। करीब 11,427 करोड़, ठीक है, 11,427 करोड़ की कुल लागत से करीब 1361 किलोमीटर लंबाई की 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण अभी हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया है, वर्चुअल माध्यम से। ठीक है, कब करा गया है? 25 अगस्त 2020 को करा गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अभी केंद्रीय सड़क निधि जो होती है CRIF से जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर 700 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए सहमति भी दे दी। ठीक है, हालांकि काम जो पूरा है वो करीब 11,427 करोड़ की लागत का है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा बस आपको बताना चाहता था ये चीज़। कुछ परियोजनाएं लोकार्पित भी हुई हैं, कुछ का शिलान्यास भी हुआ है। ठीक है, जैसे रीवा मेहर कटनी स्लीमानाबाद जबलपुर लखनादौन, ये 4 लेन, लागत 4348 करोड़, NH 30 और 34 ही बनेगा 287 किलोमीटर का। तो ये आप पढ़ लीजिए, केवल एक NH 52 है जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर होगी। ठीक है, NH 46 है जो 8 किलोमीटर लंबाई का बनेगा, भोपाल ब्यौरा खंड में लाल घाटी से मुबारकपुर। ठीक है, और भोपाल सांची खंड में 2 लेन बनेगा, ये आपका NH 136 पे है। ठीक है, NH 46 पे बनेगा, ये ध्यान रखें, ये थोड़ा सा जरूरी है। और NH 46 पे ये बनेगा 14 किलोमीटर का। ठीक है, दूसरा अगर बात करें जो परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हुआ है, तो कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास इन्होंने किया है, जिनमें से 4 प्रमुख परियोजनाएं, 4 शिलान्यास लोकार्पित की अगर बात करें तो कुल जो परियोजनाएं हैं वो कितनी है? 6 परियोजनाएं लोकार्पित हुई हैं, कुल 4 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास हो गया है। तो हरदा बैतूल 4 लेन मार्ग का चौड़ीकरण इसमें किया जाएगा NH 47 पर। ठीक है, 40 किलोमीटर लंबाई है। कटनी बाईपास 4 लेन, इसका चौड़ीकरण करा जाएगा NH 30 पर।
ठीक है। इसके अलावा हरदा बैतूल 4 लेन चौड़ीकरण करा जाएगा NH47 पर। देखिए ये डेटा आपका स्टैटिक जीके के लिए बहुत सही है। आपसे कभी पूछने के NH47 पे कौन सा शहर स्थित है तो आपको ये पता हो जाना चाहिए, ठीक है। इंदौर हरदा 4 लेन चौड़ीकरण करा जाएगा, ये NH47 पर ही करा जाएगा। ये सारे देखिए NH47 के हैं। एक आपका NH30, ये 47 किलोमीटर है, ठीक है। तो करीब 1361 किलोमीटर पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1361 किलोमीटर लंबाई की 45 सड़क परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास या लोकार्पण किया गया है। दूसरा अगर बात करते हैं 6 जो मार्ग हैं जिनका सुदृढ़ीकरण कार्य करा जाना है, की लागत 84 करोड़ रहेगी और लंबाई 172 किलोमीटर इसमें रहेगी। तो ये अब चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और पुलों का भी निर्माण कार्य होगा। तो 3 ये पुल हैं जिसमें NH539 में बेतवा नदी पर ये पुल है। ये ओरछा का जो पुल है काफ़ी विवादित ये रहा है पहले से। मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से ही हूँ तो हालांकि निवाड़ी जो है वो अब ओरछा में आता है, ठीक है। मेरा जो गांव है वो निवाड़ी ज़िले में ही आता है। तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं। ये कुछ इशूज़ इस पर चल रहे थे, आई थिंक कुछ जो राजाओं के समय का ये बनाया हुआ है तो उसका कुछ विवाद चल रहा था, ठीक है। तो अब ये बनाया जाना है। दूसरा NH45 एक्सटेंशन में जबलपुर डिंडोरी पर पुल बनेगा। NH47 इंदौर बैतूल खंड में शिप्रा नदी पर 60 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। तो ये प्रमुख जो निर्माण है वो सारे होंगे। इसके अलावा देखिए कुछ चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने वर्ष 2020-21 के लिए 10,000 करोड़ लागत के 5 नए मार्गों की स्वीकृति भी प्रदान करी है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग उज्जैन झालावाड़, सागर टोला कबीर चबूतरा, बुधनी रहेठी नसरुल्लागंज ये आपके शामिल हैं। इसके अलावा इंदौर सनावद बारेगांव ये 136 किलोमीटर, बोरगांव बुरहानपुर अकोला 174 किलोमीटर। केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि यानी कि CRIF के 5325 करोड़ रुपए के 97 कार्य स्वीकृत किए गए। मतलब बहुत सारा जो सड़कों से संबंधित कार्य है वो 2020-21 के लिए करा गया। इसके साथ ही अंतरराज्यीय जुड़ाव और आर्थिक महत्व के अंतर्गत 30 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति भी दे दी गई है। मध्य प्रदेश को 2855 करोड़ की राशि CRIF में प्रदान की गई है। मतलब टोटल ओवरऑल अगर बात करते हैं तो 11,000 का जो हिसाब बन रहा है उसमें से 2855 करोड़ इसमें से मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी के अनुसार मध्य प्रदेश में 13,248 किलोमीटर लंबाई NH की सड़कों की है, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिए, एक डेटा अपडेट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में टोटल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कितना है। ये अपडेट हो गया है 13,248 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रख लीजिए, कहीं भी किताबों में आपको ये नहीं मिलेगा। पुरानी किताबों में 8,000 के समथिंग कुछ दिया हुआ है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने प्रदेश में नए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स प्रारंभ करने के लिए भी अपनी सहमति प्रदान कर दी। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज आपको याद रखनी है। रोड याद नहीं रखने हैं आपको कुछ जो अमाउंट है, जो मेन अमाउंट है, जैसे 10,000 करोड़ लागत के 5 नए मार्ग, एक 11,000 करोड़ का जो हिसाब बताया मैंने आपको वो याद रखना है आपको। बाकी नेशनल हाईवे आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जैसे NH47 है तो ये कहाँ से निकलता है आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। तो 13,248 किलोमीटर टोटल NH की सड़कें हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। अमरकंटक से अलीराजपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाना है, ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार जो अभी प्रस्ताव लाया गया है तो उसमें नर्मदा एक्सप्रेस वे के संबंध में अलाइनमेंट और भूमि के सर्वे के लिए एजेंसी निर्धारित भी की जा चुकी है। मतलब इसको बनाने का जो कार्य है वो स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। प्रस्ताव के अनुसार अमरकंटक से जबलपुर, बुधनी, खातेगांव, कुक्षी, अलीराजपुर तक कुल 968 किलोमीटर की लंबाई में मध्य प्रदेश में यह प्रस्तावित है। नर्मदा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी बनेगी? 968 किलोमीटर्स, ठीक है। और एक और चीज जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 32 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं, ठीक है। ये डेटा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो है भारत सरकार का, नई दिल्ली, उसके सौजन्य से मध्य प्रदेश के 51 जिले के लिए
मौके पर त्वरित प्राथमिक जांच के लिए मैजिक बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ये मैजिक बॉक्स क्या करेंगे, जो भी उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को जांचेंगे, उनकी शुद्धता जांचेंगे। जैसे दूध हो जाता है, मावा, घी, ये दुग्ध उत्पाद, मिर्च मसाले, विभिन्न खाद्य तेल, अखाद्य कलर आदि के लगभग 100 टेस्ट इससे किए जा सकते हैं इस मैजिक बॉक्स की मदद से। तो मध्य प्रदेश के 51 जिलों के लिए ये प्रोवाइड करा दिए गए हैं भारत सरकार के भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा, FSSAI के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में प्रदेश के कितने जिले शामिल होंगे? तो प्रदेश के जो जिले हैं वो होंगे 9 टोटल। इसके अंदर 9 जिले शामिल होने जा रहे हैं। ये ईट राइट चैलेंज है, एक एनुअली ये करा जाता है, ईट राइट चैलेंज FSSAI के द्वारा। तो इसके द्वारा जो ये इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियमन 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना में देश भर के 150 शहरों को शामिल किया जाएगा। हालांकि ये बढ़ सकता है, कहीं कहीं मैंने 197 भी देखा हुआ है इसको, ठीक है। तो ये याद रखने की वैसे भी जरूरत भी नहीं है। आपको अपने MP का याद रखना है कि MP में किस किसने अपना नामांकन किया है। तो इसमें इंदौर हो जाएगा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, 4 बड़े शहर हो जाएंगे। फिर हो जाएगा आपका उज्जैन, रीवा, सतना, सागर और शहडोल। तो टोटल कितने 9 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के इसमें शामिल हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ईट राइट स्कूल, ईट राइट कैंपस, धार्मिक स्थलों के लिए सेफ भोग। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में महाकाल पहला सेफ भोग पैलेस बना था, ठीक है। 2019 के करंट अफेयर में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, पंजीयन आदि के लिए लक्ष्य निर्धारित इसमें किया गया है, ठीक है। 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाले देश के 10 जिलों को भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये था पूरा आपका ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता और ये पूरा था आपका वीडियो। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, MP पुलिस के लिए जो अभी आंदोलन चल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। ये सिर्फ MP पुलिस के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश की, देखिए ये केवल एक नाम है MP पुलिस, ठीक है। और जरूरी नहीं MP पुलिस ही वैकेंसी केवल नहीं आई है, सारी वैकेंसीज मध्य प्रदेश में 3 साल से नहीं आई हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में भाग लेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। आप अगर एक चाहो कि 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाए तो 4-5 हज़ार लोगों को भगाने के लिए 500-700 पुलिस वाले ही सफिशिएंट होते हैं। आपको कम से कम 10 से 20 हज़ार की संख्या में वहाँ पर पहुँचना होगा, कम से कम 10 से 20 हज़ार, ठीक है। इतने में अगर आप पहुँच जाते हैं तो सरकारें भी हिल जाएंगी, सरकारों के हिलने के साथ साथ वैकेंसीज भी आपको मिलने लगेंगी। और अभी मौका है, जब तक उपचुनाव नहीं हो रहा है तब तक मौका है, उसके बाद आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, चाहे जो चाहे कर लेना। तो 4 सितंबर डेट याद रख लीजिए, 4 सितंबर को आंदोलन है भोपाल में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस हैशटैग को, हैशटैग भोपाल चलो, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल करें। आप जो भी कमेंट लिखते हैं, आप हर पोस्ट में, जहाँ पे भी जिस ग्रुप में जाते हैं, हर पोस्ट में एक कमेंट करें, हर पोस्ट में पोस्ट बनाएं इसकी। अगर आपका कोई पेज है तो आप इसको लिखें। यूट्यूब पे डिफरेंट जो आपके यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे भी आप जाके इस हैशटैग को कमेंट कर सकते हैं। MP पुलिस भर्ती दो, इस हैशटैग भोपाल चलो या हैशटैग चलो भोपाल, इस तरीके की चीज़ें जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होंगी। लेकिन इनका पैटर्न एक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी स्पेलिंग लिख रहा है। स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सा हैशटैग MP_पुलिस _BHARTI भर्ती _2, ये हैशटैग को वायरल करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो कोई दूसरा आपके हक के लिए लड़ने नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। ये बात को आप समझ लो, नहीं समझोगे आप ही पछताओगे, कोई नहीं पछताने वाला इससे, ठीक है। वैकेंसीज नहीं आएंगी, आप ही ओवर एज हो रहे हो, आप ही फेड अप हो रहे हो अपनी पढ़ाई से, ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।